डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकी संविधान में अमेरिकी न्यायपालिका के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसी भी राज्य का चाहे कितना ही उत्तम शासन प्रबंध हो, यदि वहाँ न्यायपालिका का अभाव है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को उत्तम हम नहीं कह सकते। किसी भी देश की शासन की अच्छाई और बुराई की कसौटी वहाँ की न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उसकी प्रतिष्ठा यदि किसी राज्य में है तो वो राज्य उत्तम शासन व्यवस्था का रूप माना जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी, जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। इस अनुच्छेद में संघीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और संघीय कार्यपालिका के समक्ष रखा गया है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को उन्होंने एक आदेशित के रूप में किया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस जो कि वहाँ का विधानमंडल है, उसकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में 3 प्रकार के न्यायालय वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। एक तो है जिला न्यायालय, और दूसरा है परिभ्रमण न्यायालय, और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय। तो जिला न्यायालय हैं पहले प्रकार के, सबसे निम्न स्तर के न्यायालय होते हैं। सबसे निचली श्रेणी न्यायालयों की समस्त जो देश है पूरे अमेरिका को अनेक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय आवश्यक है। वर्तमान में अमेरिका में जिला न्यायालयों की जो संख्या है वो 88 है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होता है, और यदि कार्य ज़्यादा है तो अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। उनका अधिकार क्षेत्र मौलिक होता है। अपील संबंधी अभियोग इस न्यायालय में नहीं जाते, मतलब यहाँ आप अपील नहीं कर सकते। यदि कोई मुकदमा दायर करना है तो आप उसमें मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये सबसे निम्न न्यायालय है, सबसे निचला न्यायालय है, निचली श्रेणी है, इसलिए यहाँ पर अपील नहीं की जा सकती। दूसरे प्रकार के न्यायालय होते हैं परिभ्रमण न्यायालय। यह मध्यम श्रेणी के न्यायालय हैं। इनकी अमेरिका में संख्या 11 है। संपूर्ण जो अमेरिका है उसको 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंपा गया है, और प्रत्येक सर्किट में 6 सर्किट न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि उनका अधिकार क्षेत्र अपील के संबंध में। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों और संघीय अभिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये न्यायालय अपील के अंतिम न्यायालय नहीं होते, मतलब अपील यहाँ कर सकते हैं जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, लेकिन ये अंतिम न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को उनके निर्णयों को पुनरावलोकन करने का अधिकार है। अमेरिका में संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में जो सबसे ऊपर का जो श्रेणी है वो है सर्वोच्च न्यायालय, कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। इसकी स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई। इसका वर्तमान समय में ये वाशिंगटन में स्थित है। इसका गठन कैसे किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस तरह होता है, कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया। समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है कांग्रेस। 1789 में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित की गई थी, लेकिन तब से आज तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। आज भी न्यायाधीशों की संख्या 9 ही है। सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 8 सह न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा की जाती है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द कर सकती है, और उसको सीनेट जांच पड़ताल के बाद में न्यायाधीश पद के लिए किसी भी नियुक्ति को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है। वह अपने सदाचार तक न्यायाधीश बना रहता है। यदि 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है वो।
उसको महाभियोग के अलावा अन्य किसी तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। मृत्यु होने पर ऐच्छिक त्यागपत्र देने से भी न्यायाधीश अपने पद से हट सकते हैं। यही कारण है वहाँ अमेरिका में कि एक बार जो न्यायाधीश बन जाता है वो 20-20, 30-30 साल तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर ली है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से वो अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे वेतन दिया जाता है। ये न्यायाधीशों की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि 70 वर्ष की आयु के बाद भी वो अवकाश ग्रहण करे या नहीं करे। न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में अमेरिकी संविधान में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, परंतु फिर भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय ये देखा जाता है कि वो या तो कोई ख्याति प्राप्त वकील हो, कानून का ज्ञाता हो, सार्वजनिक जीवन में वो प्रशासनिक जो कार्य हैं उसमें परामर्शदाता रह चुका हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन क्या क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाता है उसके न्यायाधीश की पद अवधि में वृद्धि तो कर सकते हैं परंतु उसमें कटौती नहीं कर सकते। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को $2,23,000 और अन्य न्यायाधीशों को $2,13,900 प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। महाभियोग कि संविधान में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों को महाभियोग के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है वहाँ पर? अमेरिकी कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा ही हटा सकती है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाती है। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में उसकी जांच करती है आरोपों की, और यदि ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सीनेट 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है। अब तक अमेरिकी संविधान में 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए हैं, लेकिन 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध नए महाभियोग ही सफल हो पाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली क्या है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून के शुरू में वो समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है, न्यायालय के निर्णय और आज्ञाओं की घोषणा करता है, मुकदमे की सुनवाई और निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति वहाँ पर आवश्यक होती है और मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ वहाँ पर? जो सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियाँ हैं उसका क्षेत्राधिकार, जिसमें पहला उसका है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र बहुत सीमित है। अधिकतर ऐसे मुकदमे उसमें आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो संघ और राज्य के मध्य जिनमें विवाद होता है, वही मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। दूसरा उसका है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा जो न्याय क्षेत्र है वो अपील संबंधी है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती जिन मामलों में निचले स्तर के न्यायाधीशों के निर्णयों में किसी पक्ष को संतोष न हो और राज्य के उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सके। केवल कुछ ही मामले हैं, कुछ ही विषय हैं जिस पर उनको अपील का क्षेत्राधिकार है। वो अपील का क्षेत्राधिकार क्या है? एक तो है कि संघीय कानून और संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया है कि ऐसे संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून और संधियां जिसे राज्य के न्यायालय जो है अवैध घोषित कर दे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अपील करने का अधिकार है। दूसरा है किसी राज्य के किसी कानून को संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, कानून और संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि जो राज्य के न्यायालय हैं
राज्य के उस कानून को वैध ठहराए। मतलब किसी राज्य का जो न्यायालय है वो संघीय कानून को यदि संघीय कानून के विरुद्ध घोषित कर देते हैं तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। एक उसका कार्य क्षेत्र है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय, कांग्रेस और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है तथा उन्हें वैध और अवैध घोषित कर सकता है। उसका जो निर्णय है वो दो कसौटियों पर होता है। एक तो राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं, और दूसरा कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या नहीं। मतलब दो आधारों पर वो किसी भी जो कानून है उसकी वैधता की जांच करता है कि राज्य विधानमंडल ने संविधान के अनुसार कानून का निर्माण किया है या नहीं, और कानून बनाते समय उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है या नहीं। उसका सर्वोच्च न्यायालय का जो अगला अधिकार है वो संविधान की रक्षा करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेशों के माध्यम से, परमादेश के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की रक्षा करता है। अमेरिका में संघ व्यवस्था को अपनाया गया और संघ व्यवस्था में दो इकाइयाँ होती है, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो दोनों इकाइयों के दोनों किसके अधीन होती हैं? वो संविधान के अधीन होती है। तो संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसके पास होता है? न्यायालय के पास होता है, ताकि दोनों इकाइयों के अधिकार क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहे। कुछ अन्य अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। छोटे मोटे काम और भी होते हैं, प्रशासनिक कार्य भी उसे करने पड़ते हैं। अनेक कर्मचारियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अनेक कार्य करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का काम नहीं करता। इस दृष्टि से हम ये देखें तो वो संघीय व्यवस्था में जो अन्य संघीय देश हैं उससे थोड़ा सा हमें अलग दिखाई देता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।